बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स का। हमने 10th क्लास की फ़िज़िक्स का हमने लेक्चर प्रीवियस पढ़ा था, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। वो चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे। उसके अंदर हमने टॉपिक पढ़ा था बैकग्राउंड रेडिएशंस का और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का। आज हम उसे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ट्रांसम्यूटेशन, रेडिएशन की जो ट्रांसम्यूटेशन होती है या न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन से भी कहते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन भी कहते हैं, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। प्रीवियस थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने रेडिएशंस के बारे में स्टडी किया था कि रेडिएशन बेसिकली होती क्या है। जो अनस्टेबल एलिमेंट होता है वो खुद को स्टेबल करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को इमिट करता है, ताकि वो अपने अंदर से जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल दे जिसकी ज़रूरत ही नहीं है उसे, और खुद को स्टेबल कर दे। तो वो एनर्जी जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। वो हमने स्टडी नहीं किया था। वो जो एनर्जी होती है, वो जो रेडिएशन होती है, वो 3 तरह की होती है: अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस और गामा रेडिएशंस। बेसिकली हमने दो बैकग्राउंड रेडिएशंस और बाकी रेडिएशन का, रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना सारा पढ़ लिया था। उसमें हमारे पास हमने एक टॉपिक मिस कर दिया था कि अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस कहाँ से निकलती हैं, कैसे निकलती हैं और इनके ऊपर चार्जेस क्या होते हैं। ये चीज़ हमारी रह गई थी, आज हम इसे स्टडी करेंगे। जब कोई अनस्टेबल एलिमेंट स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट होता है तो जाहिर बात रेडिएशंस निकालेगा। वो हमने पीछे पढ़ लिया है। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। अब वो रेडिएशंस जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं: अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस और गामा रेडिएशंस। अल्फा रेडिएशंस, बीटा और गामा को डिटेक्ट किस तरह किया गया था, ये कैसे निकलती हैं, वो मैंने आपको बता दिया है कि रेडिएशंस की फॉर्म में निकलती हैं। रेडिएशन जो निकलती हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड, फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड की गई हैं: अल्फा रेडिएशंस, बीटा और गामा रेडिएशंस। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्यों निकलती हैं, ये भी मैंने बोला था कि क्यों निकलती हैं। क्योंकि एलिमेंट जो है वो अनस्टेबल है, खुद को स्टेबल करने के लिए उसने रेडिएशंस निकालनी है। जब वो रेडिएशंस निकालेगा खुद स्टेबल हो जाएगा। आगे जो रेडिएशन निकलेंगे उनको हमने फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है: अल्फा, बीटा और गामा। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, अल्फा के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, बीटा के ऊपर कौन सा चार्ज होता है और गामा के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, वो हम स्टडी करते हैं। इसके लिए हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। हमने एक लेड के बॉक्स के अंदर हमने कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रख दिया। बॉक्स को इवैक्यूएट कर दिया, यानी इसके अंदर बिल्कुल हवा नहीं है, स्पेस है, और यहाँ पे छोटा सा हमने होल कर दिया। क्लियर है। अब यहाँ पे हमने एक प्लेट रखी, एक प्लेट यहाँ पे रखी और एक प्लेट यहाँ पे रखी। इस प्लेट के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, यानी इस प्लेट को हमने पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, इसे नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्ट नहीं है, ये सिंपल न्यूट्रल प्लेट है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट पड़ा हुआ है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब ये अनस्टेबल एलिमेंट है। खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, ये रेडिएशंस निकालेगा। अब रेडिएशंस इसने निकालनी है। रेडिएशंस हमने बोला कि 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, लेकिन हमें नहीं पता कि अल्फा कौन सी, बीटा कौन सी और गामा कौन सी है। हमने सिर्फ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया है और हमें नहीं पता कि इसके अंदर से कौन सी रेडिएशंस निकल रही हैं। तो वो डिटेक्ट करने के लिए हमने ये सेटअप किया है। ये सेटअप सारा लेड के बॉक्स के अंदर रखा हुआ। ये सारा बॉक्स लेड का बना हुआ है। लेड का इसलिए बना है क्योंकि लेड जो है एक स्टेबल एलिमेंट है, उसको रेडिएशन से कुछ लेना देना नहीं है। वो रेडिएशन को डिस्टर्ब नहीं करता, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। तो जब ये रेडिएशन निकालेगा, इस होल से रेडिएशन बाहर निकलेंगे। इस होल से जब रेडिएशन बाहर निकलेंगी तो रेडिएशन जो है, अब जब ये होल से बाहर निकलेगी तब हमें पता चलेगा कि ये अल्फा है, बीटा है कि गामा है। अगर ये रेडिएशन पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाती है, यानी ये फोटोग्राफिक प्लेट है। फोटोग्राफिक प्लेट वो होती है कि जिसके ऊपर थोड़ा सा भी कोई एक्सटर्नल इफेक्ट आए तो वो कलर शो करवा देती है, उसे फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं। नॉर्मल ये न्यूट्रल वाइट कलर की होती है, लेकिन कोई भी इसके ऊपर फिनोमिना अगर आप कर रहे हो, रेडिएशंस गिरा रहे हो या कोई और फिनोमिना कर रहे हो, ज़्यादातर रेडिएशंस के लिए यूज़ करते हैं। जब उसके ऊपर रेडिएशंस आती हैं तो वो डार्क कलर या कोई और कलर शो करवा देती है। अगर ये प्लेट अपना कलर चेंज कर ले तो इसका मतलब है कि रेडिएशन इस प्लेट की तरफ बेंड हो रही है। क्लियर है। और ये प्लेट किसके साथ कनेक्ट है, पॉजिटिव के साथ। और पॉजिटिव जो होता है वो किस चीज को अट्रैक्ट करता होता है, नेगेटिव पार्टिकल को अट्रैक्ट करता होता है।
तो इसका मतलब है कि अगर ये रेडिएशंस पॉजिटिव प्लेट को डार्क या इसका कलर चेंज कर रही है तो इस रेडिएशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज को हम इंडिकेट करते हैं बीटा से। नेगेटिव रेडिएशंस होती हैं वो बीटा रेडिएशंस होती हैं। क्लियर है? अब अगर ये रेडिएशन नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रही है, यानी नेगेटिव प्लेट की तरफ, ये नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, नेगेटिव प्लेट है, अगर नेगेटिव प्लेट को ये डार्क कर रही है, उसका कलर चेंज कर रही है, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव किस चीज को अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो हमें पता चल जाएगा अगर ये रेडिएशंस नेगेटिव प्लेट को इफेक्ट कर रही है तो हमें पता चल जाएगा कि रेडिएशंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज किस चीज के ऊपर होता है? पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल के ऊपर होता है, अल्फा रेडिएशंस। क्लियर है? अब ये प्लेट न्यूट्रल पड़ी है, इसे हमने किसी चीज से कनेक्ट नहीं किया। अगर रेडिएशन ना तो पॉजिटिव की तरफ बेंड हो रही, ना ही नेगेटिव की तरफ बेंड हो रही, बिल्कुल सीधी निकल रही है, ऊपर जो प्लेट लगी है उसे डार्क कर रही है, उसका कलर चेंज कर रही है, तो हमें पता चल जाएगा ये ना तो बीटा है ना ही गामा है, ये न्यूट्रल रेडिएशंस है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रल रेडिएशन को गामा रेडिएशन बोलते हैं, ना तो इसका मैस होता है और ना ही इसका चार्ज होता है। तो ये गामा रेडिएशंस होगी, ना ये पॉजिटिव की तरफ बेंड होगी ना ये नेगेटिव की तरफ बेंड होगी, ये बिल्कुल सीधी निकल जाएंगी और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ये थी तीन तरह की रेडिएशन, अल्फा, बीटा और गामा की। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या होती है? न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं कि कोई अनस्टेबल एलिमेंट जब खुद को स्टेबल करता है तो रेडिएशंस निकालता है, और रेडिएशंस को निकालने के साथ अपने आप की अपनी जो एलिमेंट की फॉर्म है वो भी चेंज कर लेता है। दोबारा सुन लें, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एक अनस्टेबल एलिमेंट स्टेबल एलिमेंट में चेंज हो जाए और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रेडिएशंस को निकाल दे, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। ये ट्रांसफर से वर्ड निकला है। ट्रांसफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाना। तो चेंज होने के लिए कंडीशन क्या है? कि एक्स्ट्रा रेडिएशंस को बाहर निकाल दें, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। तो तीन तरह की ट्रांसम्यूटेशन होगी, अल्फा, बीटा, क्योंकि रेडिएशन निकाल रहे हैं ना, तो रेडिएशन तीन तरह की है, अल्फा, बीटा और गामा। तो इसलिए ट्रांसम्यूटेशन का प्रोसेस भी तीन हिस्सों में डिवाइड होगा, या तो अल्फा रेडिएशन, या तो एलिमेंट अल्फा रेडिएशन को निकाल के स्टेबल होगा, या बीटा रेडिएशन को निकाल के स्टेबल होगा, या गामा रेडिएशन को निकाल के स्टेबल होगा। क्लियर है? तो तीनों प्रोसेस को हम फर्दर स्टडी करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास है अल्फा डिके या अल्फा ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन को शॉर्ट फॉर्म में डिके भी लिख सकते हैं। तो अल्फा डिके की बात करते हैं या अल्फा ट्रांसम्यूटेशन की बात करते हैं। एलिमेंट अल्फा पार्टिकल कब निकालेगा? जब, अब सुन लें, एलिमेंट अल्फा डिके या अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेडिएशंस कब निकालेगा? अगर एक अनस्टेबल एलिमेंट, उसका मैस नंबर 4 पॉइंट कम हो रहा हो और एटॉमिक नंबर 2 पॉइंट कम हो जाए। यानी एक अनस्टेबल एलिमेंट है, उसने खुद को स्टेबल करना है, वो खुद को स्टेबल इसी कंडीशन में कर सकता है कि उसका मैस 4 पॉइंट, वो 4 पार्टिकल मैस के निकाल दे और 2 पार्टिकल एटॉमिक नंबर के निकाल दे, यानी 2 प्रोटॉन निकाल दे और 2 अपने न्यूट्रॉन निकाल दे। तो बैलेंस इक्वेशन हो गई, तो एलिमेंट क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। यानी 4 पॉइंट उसका मैस कम हो रहा हो, 2 पॉइंट उसका एटॉमिक नंबर कम हो रहा हो, तो उस केस में क्या होगा? जो अल्फा पार्ट, उस केस में क्या होगा? एलिमेंट जो होगा वो स्टेबल हो जाएगा और उसके आगे जो पार्टिकल निकलेगा वो अल्फा पार्टिकल निकलेगा। अल्फा पार्टिकल के ऊपर अल्फा पार्टिकल का जो मैस होता है वो 4 होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मैस 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो 2 पॉइंट एटॉमिक नंबर कम हो रहा है और 4 पॉइंट मैस नंबर कम हो रहा है। जो नया पार्टिकल बनेगा वो अल्फा पार्टिकल बनेगा। चलें जी, अब एक बात और मेंशन करना चाह रहा हूँ कि अनस्टेबल एलिमेंट को हम पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं, और आगे जब वो रेडिएशंस को निकाल के स्टेबल एलिमेंट में चेंज होगा तो जो स्टेबल वाला एलिमेंट होगा उसे डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं। पेरेंट यानी उसका वालिदैन और आगे उसके बच्चे, पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाली है वो अल्फा या बीटा या गामा में हो। चलेंगे अल्फा डीके देखते हैं। अल्फा डीके में एक अनस्टेबल एलिमेंट है, ये एटॉमिक मैस हो गया, ये एटॉमिक नंबर हो गया, ये बिल्कुल अनस्टेबल है। इसने खुद को स्टेबल करना तो क्या करेगा? ये करेगा कि अल्फा डीके की बात कर, सिर्फ अल्फा पार्टिकल की सूरत में निकलेंगे कि ये चाह रहा है कि मैं सिर्फ अल्फा पार्टिकल ही निकाल सकता हूँ। यानी ये एलिमेंट की खुसूसियत ये है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये तब तक अनस्टेबल नहीं होगा जब तक ये
4 पॉइंट मास कम ना कर दे, 2 पॉइंट एटॉमिक नंबर ना कम कर दे। तो ये क्या करेगा, खुद को स्टेबल करने के लिए 4 पॉइंट मास कम कर देगा और एटॉमिक नंबर से 2 पॉइंट कम कर देगा। तो आगे एक नया एलिमेंट बनेगा Y, ये पेरेंट हो गया, ये डॉटर हो गया। तो ये बिल्कुल स्टेबल है, इसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगी, ये स्टेबल न्यूक्लियस हो जाएगा। और 4 पॉइंट कम हो रहे हैं और 2 पॉइंट कम हो रहे हैं, 4 पॉइंट यानी 4 पॉइंट मास और 2 पॉइंट एटॉमिक नंबर। तो ये किस चीज का होता है, हीलियम एलिमेंट का होता है। हीलियम एलिमेंट का 4 एटॉमिक मास होता है और 2 एटॉमिक नंबर होता है। इसे अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। मैंने अभी बताया कि अल्फा के ऊपर अल्फा का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो सेम ही हीलियम का होता है 4 और 2। तो अल्फा पार्टिकल और हीलियम पार्टिकल आपस में इक्वल है, या तो अल्फा लिख लें या हीलियम लिख लें, कोई बात नहीं, सेम चीजें। अल्फा हीलियम गैस को या हीलियम पार्टिकल को अल्फा पार्टिकल ही कहते हैं। और क्या कर दिया उसने, साथ में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को भी निकाल दी। क्लियर है? पेरेंट था, अनस्टेबल था, स्टेबल करने के लिए इसको यही रिक्वायरमेंट है कि इसका मास 4 कम हो और एटॉमिक नंबर 2 कम हो। मास इसने 4 कम कर दिया, एटॉमिक नंबर भी 2 कम कर दिया, एक नया डॉटर न्यूक्लियस बनेगा जो कि बिल्कुल स्टेबल होगा। अब 4 नंबर मास कम किया है और 2 नंबर उसने 2 पॉइंट उसने एटॉमिक नंबर कम किया है। तो ये हीलियम का होता है और हीलियम को अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं और साथ में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने निकाला। एग्जांपल देखते हैं कि रेडियम की। रेडियम जो है ये अनस्टेबल एलिमेंट है, ये देखें ना 88, हमें पता है कि 82 तक जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, उससे आगे अनस्टेबल होते हैं। अब ये देखेंगे 82 आ गया इसका एटॉमिक नंबर और ये आ गया इसका एटॉमिक मास। अब ये बिल्कुल अनस्टेबल है, खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, 4 पॉइंट अपने मास में से निकाल देगा, 2 पॉइंट अपने एटॉमिक नंबर से निकाल देगा। आगे बनेगा ये 222 और 226। पीरियोडिक टेबल में देखें तो 222 और 222 और 86 ये रेडॉन का पार्टिकल होता है। तो हमने ये डॉटर न्यूक्लियस बन गया, ये पेरेंट था। और आगे क्या निकला है, 4 और 2 पॉइंट, ये हीलियम एलिमेंट होता है, उसे अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को निकाल दिया। सॉल्व करने का कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आपने एक एलिमेंट लेना है, उसके 4 पॉइंट ऊपर से कम कर देने, 2 पॉइंट नीचे से कम कर देने और देखना है कि पीरियोडिक टेबल में इस चीज को देखना है, ये आएगा 86। आपने देखना है कि 2 पॉइंट कम करने से और 4 पॉइंट कम करने से कौन सा एलिमेंट बन रहा है। हमने पीरियोडिक टेबल में देखा तो वो रेडॉन का बन रहा था, तो रेडॉन लिख दिया, अल्फा पार्टिकल निकला और साथ में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली। ये था अल्फा डीके। अब नेक्स्ट बात करते हैं बीटा डीके की। चलें जी, बीटा डीके की बात करते हैं। तो बीटा डीके में क्या होगा कि बीटा डीके ये होता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसका न्यूक्लियस तो स्टेबल होता है लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की अमाउंट होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। तो उस केस में हमें जो करवाना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना पड़ता है, या एक इलेक्ट्रॉन को या एक प्रोटॉन को, कोई भी अमाउंट है, एक उसका एटॉमिक नंबर जो होता है उसे हमें इंक्रीज करना पड़ता है, जिससे उसका मास तो सेम रहेगा। मास सेम रहने का मतलब मास होता है एटॉमिक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की अमाउंट को हम मास नंबर कहते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास सेम है, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, उसको हमने छेड़ना नहीं है, वो स्टेबल है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है तो उसको हमें 1 पॉइंट ऐड करवाना पड़ता है, क्योंकि बीटा डीके में हमेशा 1 पॉइंट ऐड करवाना पड़ता है या 1 पॉइंट सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ता है उसके एटॉमिक नंबर में। तो उस केस में जो पार्टिकल बनेगा वो बीटा पार्टिकल बनेगा। चलिए ये देखते हैं, ये हमारे पास बीटा डीके है। बीटा डीके में ये डॉटर न्यूक्लियस है, पेरेंट न्यूक्लियस है, सॉरी, इसका एटॉमिक मास तो स्टेबल है लेकिन एटॉमिक नंबर अनस्टेबल है। ये इसे खुद को, इसकी प्रॉपर्टी अब ये है कि इसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि ये खुद को स्टेबल करने के लिए एटॉमिक मास को नहीं छेड़ेगा क्योंकि उसका मास बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन एटॉमिक नंबर में थोड़ी सी गड़बड़ है, उस गड़बड़ को पूरा करने के लिए उसके एटॉमिक मास को छेड़ना पड़ेगा। तो इस केस में ये स्टेबल होगा। तो इसमें क्या, इसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया लेकिन इसके एटॉमिक मास तो सेम हो गया। एटॉमिक नंबर में हमने 1 पॉइंट को ऐड कर दिया क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 पॉइंट कम था, हमने उसे 1 पॉइंट इंक्रीज कर दिया। उससे आगे एक नया एलिमेंट बनेगा जो कि बिल्कुल ये डॉटर न्यूक्लियस बनेगा जो बिल्कुल स्टेबल न्यूक्लियस है। अब हमने 1 पॉइंट ऐड करवाया, ये एटॉमिक नंबर में ऐड करवाया। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो होता नहीं क्योंकि मास तो हमने चेंज ही नहीं किया, मास 0 है इसका, लेकिन उसका जो एटॉमिक नंबर 1 होता है, -1, माइनस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है और इसे हम बीटा पार्टिकल भी कहते हैं क्योंकि बीटा के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और साथ में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी निकलेगी।
चलिए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये है जी हमारे पास कार्बन 14 6। अब कार्बन जो है ये इसका आइसोटोप है, कार्बन वैसे 12 होती है, ये इसका आइसोटोप है। अब आइसोटोप में क्या होगा, ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया। खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, इसने कहा कि मुझे मास को नहीं छेड़ना, मैस मेरा ठीक है, मुझे मैस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मेरा एटॉमिक नंबर है, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, वो आप थोड़ी सी चेंज कर दो। तो हमने क्या चेंज किया, उसमें एक पॉइंट ऐड कर दिया, तो ये है पेरेंट, और आगे जो बना ये डॉटर न्यूक्लियस बना है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक मास होता है 14 होता है, उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, या पीरियोडिक टेबल से देख सकते हो। अब ये स्टेबल एलिमेंट है नाइट्रोजन। हमने क्या किया, प्रोटॉन यानी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर इंक्रीज किया, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज किया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारे पास निकलेगा। इसका मास तो नहीं है, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 होता है। नेगेटिव का मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और बीटा डीके होगा, इसे बीटा पार्टिकल भी कहते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर आ। चलिए ये थे हमारे पास दो डीके, अल्फा रेडिएशंस का और बीटा रेडिएशन का। पीछे एक इक्वेशन रह गई हमारे पास गामा रेडिएशंस की। अब गामा रेडिएशंस क्या होती है वो भी देख लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, इसे रेज करते हैं थोड़ा सा। गामा रेडिएशंस में क्या होता है जी, गामा रेडिएशंस में ये होता है, गामा डीके भी बोलते हैं। गामा रेडिएशन में क्या होता है कि एलिमेंट जो होता है, ना तो उसके एटॉमिक नंबर को हमने छेड़ना, ना ही उसके एटॉमिक मास को छेड़ना है, सिर्फ उसे थोड़ा सा गर्म करना है, और गर्म करने से जो चीज निकलेगी वो गामा रेडिएशन। यानी ये सिंपल सा फिनोमेना है। इसमें क्योंकि गामा रेडिएशन के ऊपर ना ही कोई चार्ज होता है, ना ही कोई उसका मास होता है, तो इसका मतलब है ना ही उसके में एटॉमिक नंबर को चेंज करने की जरूरत है, ना ही उसे एटॉमिक मास को चेंज करने की जरूरत है। इसमें होगा क्या, सिर्फ एक आयरन ले लें, लोहे को गर्म करें, गर्म करने के बाद साइड पे रख दें। गर्म करने से क्या होगा, वो लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। जब उसे उठाकर आप साइड पे रखोगे तो वो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आएगा। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर आने में उसे क्या करना पड़ता है कि एक्स्ट्रा टेम्परेचर को बाहर निकालना पड़ता है। वो जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर होगा वो गामा रेडिएशन होगा। वैसे ये सिंपल सी एग्जांपल मैंने दी है, लोहे से गामा रेडिएशन निकलती है, वैसे सिंपल एग्जांपल दी है आपको। जैसे लोहे को गर्म करें और ठंडा रखने के लिए छोड़ दें, तो लोहे को ठंडा होने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने अंदर से हीट को निकालना पड़ता है। अगर आप उसको ऊपर हाथ भी रखें थोड़ा सा दूर फासले पे, तो आपको हीट फील होगी, आपको तपश फील होगी, यानी वो एक्स्ट्रा हीट को बाहर निकाल रहा है। तो वो जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो गामा रेडिएशन से होती है। ये देखें जी, कोई भी मटेरियल है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर जो है इसका बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं है इसे। ये स्टेरिक का मतलब है कि हाई एनर्जी स्टेट में, यानी इसे गर्म किया गया है। जब इसे ठंडा रखने के लिए छोड़ेंगे तो हाई एनर्जी स्टेट सिंपल आ जाएगी, ना तो एटॉमिक मास चेंज हुआ है, ना ही एटॉमिक नंबर चेंज हुआ है। साथ में क्या निकला, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी और गामा रेडिएशन। क्लियर है, यानी एक्स्ट्रा हीट जो थी उसने बाहर निकाल दी और गामा रेडिएशन बनेगी। तो इसकी भी हम एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल ये है जी कोबाल्ट। ये सिर्फ हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट का चक्कर है। ये नहीं कि लोहे को गर्म करेंगे तो ठंडा रखेंगे तो लोहा स्टील में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह नहीं होता। ये सिर्फ हाई लो एनर्जी स्टेट का रिलेशन है। कोबाल्ट है, कोबाल्ट होता है 6027 कोबाल्ट है। ये इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे, हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, फिर इसे ठंडा रखने के लिए छोड़ दें। कोबाल्ट जब लो एनर्जी स्टेट में आएगा तो कोबाल्ट किसी आयरन में, निकल में या किसी और चीज में चेंज होगा। चीज को गर्म करने के बाद ठंडा रखने के लिए छोड़ दें तो वही रहती है। तो कोबाल्ट को जब ठंडा रखने के लिए छोड़ेंगे तो अपने अंदर से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये क्या करेगा, बाहर निकालेगा, जिसे हम गामा रेडिएशन बोलते हैं, या एनर्जी भी लिख सकते हो। ये हो गया हमारे पास गामा डीके। क्लियर है, उम्मीद है इस चीज की आपको समझ आ गई होगी। अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन तीनों रेडिएशन हैं जो डिफरेंट पार्टिकल्स शो करते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम फर्दर यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, रीडिंग आप लोग खुद करोगे। प्रॉपर्टीज ये हैं कि अल्फा, बीटा, गामा की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? पहली प्रॉपर्टी तो ये मैंने आपको बता दिया, अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अल्फा का मास सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी हैवी होती है, पीछे हमने पढ़ लिया है। बीटा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज बॉडी जो होती है वो लाइटर होती है, तो अल्फा का मास ज्यादा होगा, बीटा का मास अल्फा से कम होगा।
गामा का तो कोई मैच होता ही नहीं है, तो गामा सबसे एंड पे आए, सबसे टॉप पे अल्फा, नीचे बीटा, उससे नीचे गामा मैस के रिस्पेक्ट। चलें जी, दो प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी है आयोनाइजिंग इफेक्ट। आयोनाइजिंग इफेक्ट कहते हैं आयंस क्रिएट करना। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन का मतलब है कि एक स्टेबल चीज को आयंस में कन्वर्ट कर देना। सिंपल से इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एनर्जी सेवर है, स्विच को ऑफ करोगे तो उसके अंदर पाउडर होता है व्हाइट कलर का, तोड़ के आपने देखा हो, तो नॉर्मल अगर आप उसे रखोगे तो वो ग्लो नहीं करेगा क्योंकि वो स्टेबल हो चुका होता है पाउडर। जैसे आप स्विच को ऑन करते हो मतलब आपने जो पाउडर है उसे डिस्टर्ब कर दिया, यानी उसे स्टेबल फॉर्म से उठा के अनस्टेबल में कन्वर्ट कर दिया। अब वो खुद को जब स्टेबल करने की कोशिश करेगा पाउडर, तो क्या निकालेगा, एनर्जी निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। क्लियर है? इस जिसे हम वो व्हाइट कलर की नाइट हमें नजर आती है, वो एनर्जी स्टेबल के अंदर जो गैस होती है वो नॉर्मल स्टेबल होती है, स्टेबल से उठ के वो आयंस में कन्वर्ट हो जाती है जब हम स्विच ऑन करते हैं। तो आयंस कन्वर्ट करने का मतलब यानी उसे आयोनाइज कर दिया, यानी उसे अनस्टेबल कर दिया। खुद को स्टेबल करने के लिए वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो आयोनाइजिंग इफेक्ट ये होता है कि किसी स्टेबल चीज को उठा के आयंस में कन्वर्ट कर देना या अनस्टेबल चीज में कन्वर्ट कर देना, और जब वो खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगा तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालेगा। तो आयोनाइजिंग इफेक्ट, अल्फा पार्टिकल का आयोनाइजिंग इफेक्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, बीटा पार्टिकल का सबसे कम सेंटर में होता है, और गामा पार्टिकल्स का सबसे कम होता है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मैस सबसे ज्यादा है, जिसका मैस सबसे ज्यादा होगा वो जब आगे जाके किसी गैस से या किसी दूसरे पार्टिकल से टकराएगी तो उसको ज्यादा डैमेज क्रिएट करेगी। यानी अब ये डस्टर है, ये मैं एक दीवार पे हिट करूं और आगे एक पत्थर उठा के दीवार पे हिट करूं तो सबसे ज्यादा डैमेज क्रिएट पत्थर करेगा क्योंकि उसका मैस ज्यादा होता है। तो ये इसका अल्फा पार्टिकल का मैस ज्यादा है, वो आगे जाके ज्यादा गैस को आयोनाइज कर सकता है। ठीक है? बीटा पार्टिकल का मैस अल्फा से थोड़ा सा कम होता है, इसलिए उसका आयोनाइजिंग इफेक्ट अल्फा से थोड़ा सा कम होगा। गामा का कोई मैस नहीं होता, इसलिए उसकी जो आयोनाइजेशन पावर होती है वो सबसे कम होती है क्योंकि उसका कोई मैस ही नहीं है, उसने आगे जाकर कोई डैमेज क्रिएट ही नहीं करना। आप अपने मुंह से फूंके मारे उधर दीवार के ऊपर, दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैस कम है आपके जो मुंह से हवा निकल रही है उसका। तो ये था आयोनाइजिंग इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी पेनिट्रेशन पावर या पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेट का मतलब होता है धंस जाना, पेनिट्रेट कर देना, घुस जाना किसी चीज के अंदर, धंस जाना। क्लियर है? तो पेनिट्रेशन पावर जो है वो किसकी ज्यादा है? पेनिट्रेशन पावर गामा रेडिएशन की सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उसका कोई मैस नहीं होता, वो बिल्कुल स्ट्रेट गुजर जाती है, ना तो उसने पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना ना ही नेगेटिव। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट, अंदर से मैं गामा रेडिएशन को गुजार रहा हूँ तो वो बिल्कुल सीधी गुजर जाएंगी और आगे जाके जो कोई भी चीज होगी उसके अंदर सीधी धंस जाएगी, उसे क्रॉस करके आगे निकल जाएगी। क्लियर है? दूसरे नंबर पे बात करते हैं बीटा रेडिएशन की। बीटा रेडिएशन की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो गामा से थोड़ी सी कम होती है और अल्फा से थोड़ी सी ज्यादा होती है क्योंकि उसका मैस जो है वो थोड़ा सेंटर में होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगाइए, आगे जाएगी क्योंकि उसका मैस थोड़ा सा कम है, वो थोड़ा सा आगे जाके गिर जाएगी। क्लियर है? पेनिट्रेशन पावर डिपेंड करती होती है मैस पे। सबसे पहले हम गामा की बात करते हैं। ये 3 शीट्स पड़ी हुई हैं, अगर मैं यहाँ से गामा रेडिएशन को इंटर करवाऊं तो गामा रेडिएशन का कोई तो मैस होता ही नहीं है, उसे जितना मर्जी दूर आप फेंक दे वो सीधी गुजर जाएगी, जिसका कोई मैस ही नहीं है क्योंकि ग्रेविटी किस चीज को अट्रैक्ट करती है, हमेशा उस चीज को अट्रैक्ट करती होती है जिसका मैस होता है। इसका तो मैस ही नहीं है, ये बिल्कुल सीधा गुजर जाएगी। क्लियर है? अब बात करते हैं बीटा की। बीटा का थोड़ा ना कोई मैस होता है, अल्फा से कम गामा से ज्यादा, यानी ये सेंटर वाली स्टेट है। तो ये सिर्फ एक प्लेट को क्रॉस करेगी, आगे वाली प्लेट तक पहुंचने तक ये नीचे गिर जाएगी। क्लियर है? तो इसकी पेनिट्रेशन पावर गामा से कम होती है और अल्फा से थोड़ी ज्यादा होती है। अब अल्फा की बात करते हैं, इसका मैस सबसे ज्यादा होता है, तो हो सकता है ये पहली प्लेट को ही क्रॉस ना कर सके, वहीं पे जाके गिर जाए। तो जिसका मैस ज्यादा होगा वो कम दूर जाएगा, एक छोटा सा पत्थर उठा के फेंक ले, बड़ी ईंट उठा के फेंक ले, पत्थर ज्यादा दूर जाएगा क्योंकि उसका मैस थोड़ा सा कम होता है। तो धंसने की जो एबिलिटी है वो गामा की सबसे ज्यादा है, बीटा की फिर से सेंटर में और अल्फा की सबसे कम होती है। क्लियर है? इसकी एमसीक्यूज देखिए में अल्फा जो कुछ सेंटीमीटर दूर तक जा सकता है क्योंकि आगे जाकर वो गिर जाएगा, हैवी पार्टिकल है। बीटा जो होता है वो कुछ मीटर तक जा सकता है, आगे जाके गिर जाएगा। और जो गामा होता है वो बहुत दूर तक जा सकता है क्योंकि उसका कोई मैस नहीं होता। आज के लिए इतना काफी था, इसे रीड करें। फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।